नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम उत्तराखंड टेट के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हम सभी के व्यक्तिगत अनुभव से संबंधित है। और ये केवल परीक्षा के लिए ही नहीं, हमारे आम जिंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। वैसे साइकोलॉजी के सारे ही टॉपिक हमारे आम जिंदगी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, लेकिन फिर भी ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जैसा है। तो टॉपिक है आपका हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। देन हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल। बच्चे फेल क्यों होते हैं और फेल कैसे होते हैं। टू अचीव सक्सेस इन स्कूल। और हम बच्चों को विद्यालय में सफल बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम पहले बिंदु पर बात करेंगे। और ये सेशन थोड़ा सा ब्रीफ रहेगा और कुछ बातें जो होंगी उनको इलेबोरेट करने का प्रयास किया जाएगा, और कुछ बातें जो है वो आप अ, जानते ही हैं, आपके अनुभव हैं, तो उस पर अधिक चर्चा नहीं की जाएगी। तो हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से इनको हम समझेंगे। सबसे पहले, चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस। दे लर्न बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोरिंग देयर सराउंडिंग्स। बच्चे प्रकृति से ही बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। बच्चों के सामने कोई भी वस्तु आती है, कोई भी व्यक्ति आता है, तो वो ये जानने के लिए आतुर होते हैं, जिज्ञासु होते हैं कि ये है कौन और ये यहाँ पर क्यों है। ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न कई सारे बच्चे करते रहते हैं। जिन जो अभी पेरेंटिंग कर रहे होंगे, जो अपने बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा उनको अनुभव मिल रहा होगा, तो आपने अनुभव किया होगा कि जब बच्चा आपका 2-4 साल का होता है तो कई सारे प्रश्न उसके जहन में रहते हैं। कहीं भी आप ले जाते हैं तो वो हर एक वस्तु के लिए प्रश्न करता है। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये कौन है, ये क्यों आया है, ये हमारा कौन लगता है, आदि। तो इस प्रकार से वो बहुत सारे प्रश्न पूछ करके अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। और यही तरीका होता है उनके सीखने का। ये बच्चों का ही नहीं, ये आपका भी तरीका होता है। जब आपके सामने कोई ऐसी नई चीज आती है तो भले ही आप किसी से प्रश्न करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं, लेकिन आपके अंतर्मन में एक प्रश्न चल रहा होता है, आखिर ये है क्या। है ना। अगर आपसे ये कहा जाए, आप जिस शहर में रहते हैं, आपसे ये कहा जाए कि इस शहर में एक बहुत खास व्यक्ति आने वाला है, तो फिर आपके मन में ये प्रश्न उठने लगेगा कि आखिर वो खास व्यक्ति होगा कौन। है ना। तो आप तरह तरह के जो आपके परिचित है, आपके अनुभव है, उसके आधार पर आप उस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, और इस प्रकार से ही सीखने की और हमारी विचार प्रक्रिया का विकास होता रहता है। ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, आपके एक्सप्लोर करके सीखते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। किसी पॉइंट पर अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। लर्निंग हैपन्स बेस्ट व्हेन कनेक्टेड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अधिगम तब बहुत बेहतर होता है जब उसको हम वास्तविक जीवन से जोड़ करके सिखाना शुरू कर दें। ठीक है। ये बात नई नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये बात हो चुकी है। अधिगम में भी हो चुकी है, प्रश्नों के प्रकार में भी हो चुकी है, तो इस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो जब भी हमें बच्चे को कुछ बेहतर सिखाना होता है या स्थायी रूप से सिखाना होता है, तो हम उसके जीवन से चीज़ों को जोड़ करके सिखा रहे होते हैं। उदाहरण भी हम ऐसे देते हैं। जैसे अगर आप बच्चे को लाभ हानि सिखा रहे होते हैं तो आप कैसे उदाहरण शुरू करते हैं। आप पेन से शुरू करते हैं कि भाई पेन तूने 5 रुपए का खरीदा और 10 में बेच दिया, बता कितना लाभ हुआ। है ना। इस तरीके से तो बच्चे के जीवन से जोड़ करके उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरणों से बच्चे को सिखा रहे होते हैं। फिर है आपका, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट लाइक पियाजे वाइगोस्की। आप जानते ही हैं, जीन पियाजे को भी आपने पढ़ा है और वाइगोस्की भी पढ़ा है। दोनों ने ही बच्चों की चिंतन प्रक्रिया पर अपना एक सिद्धांत दिया है। पियाजे का सिद्धांत भिन्न है और वाइगोस्की का भिन्न है, क्योंकि जीन पियाजे बच्चे के जैविक कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं बच्चे के चिंतन स्तर के विकास के लिए, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, जबकि वाइगोस्की संस्कृति, समाज और वातावरण को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है। ये पहले डिस्कस हो चुका है और आप वहां पर देख सकते हैं। संबंधित प्रश्न भी कई सारे आपके सामने वहां पर रखे गए हैं। तो चिल्ड्रन पास थ्रू डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो इन दोनों के ही अनुसार क्या है, बच्चे विकास की एक प्रक्रिया से गुजरते हैं और उस प्रक्रिया के दौरान बच्चे
कई बार मूर्त और कई बार अमूर्त जो अनुभव प्राप्त करते हैं, और उनकी इस प्रकार से अ, विचार क्षमता जो होती है विकसित होने लगती है, और ये उनके सीखने का एक तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं। प्ले बेस्ड लर्निंग इज पावरफुल, इट डेवलप्स क्रिएटिविटी, कोऑपरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों को खेल खेल में सिखाना या खेल आधारित जो शिक्षा होती है वो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसमें बच्चे कई सारी सृजनात्मकता सीखते हैं, और बहुत सारा वो आपसी सहयोग सीखते हैं, और समस्या समाधान भी सीख रहे होते हैं। ठीक है ना। तो खेल आधारित अधिगम की यहाँ पर बात की जा रही है कि बच्चे खेल आधारित अधिगम से अधिक सीखते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं, हाउ चिल्ड्रन लर्न। ठीक है, एंड थिंक। तो खेल खेल में बच्चे काफी कुछ सीख लेते हैं। आप अगर बच्चे को डायरेक्ट पढ़ाने शुरू करेंगे तो हो सकता है कि बच्चा ध्यान ना दे, लेकिन अगर वही चीज बच्चों को खेल खेल में कराओ, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, कि आप बच्चे से कहते हैं कि ये पोयम लर्न करनी है, वो इंटरेस्ट नहीं लेता, लर्न भी नहीं करता, लेकिन वही पोयम जब आप बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से खेल खेल में करा रहे होते हैं, नर्सरी में, एलकेजी यूकेजी वगैरह में, तो बच्चे उसको याद भी कर लेते हैं बहुत अच्छे से उन राइमिंग्स को, और एक्शन भी सीख जाते हैं, क्योंकि उनको वो खेल जैसा लग रहा होता है। ठीक है। सोशल इंटरेक्शन विद peers, टीचर्स, पेरेंट्स। अपने साथियों, सहपाठियों, अपने शिक्षकों और अपने जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनके साथ बच्चा रह करके एक सामाजिक सहभागिता या सोशल इंटरेक्शन करता है, और इस तरीके से बच्चे की सीखने की क्षमता का विकास होता है, और भाषा को भी वो सीखने के उपकरण के रूप में कार्य करता है। ठीक है। जैसे हम भाषा सीखने की बात करते हैं, तो बच्चा विद्यालय में आने से पहले अपनी मातृभाषा सीख चुका होता है। कहाँ सीखा होता है? तो वो सीखता है अपने पेरेंट्स से। वो पेरेंट्स को कुछ बोलते हुए देखता है, और पहले उन शब्दों को इमिटिएट करता है, उनका अनुकरण करता है, उनको उसी रूप में बोलने का प्रयास करता है। गलतियां होती है, कभी तुतलाता है, कभी शब्द गलत बोल देता है, और धीरे 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 वो खुद ही सीख जाता है। आप ये सोचिए, अगर बच्चे के आसपास कोई भी बोलने वाला ही नहीं है तो बच्चा भाषा नहीं सीख पाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चा सीखता है। दूसरी बात, जब बच्चा भाषा सीख जाता है तो अब उस भाषा के माध्यम से बच्चा अन्य जो गतिविधियां होती हैं या फिर अन्य जो उसकी जो लर्निंग्स होती हैं उनको करने लगता है। क्योंकि आप एज अ टीचर जब बच्चे को सिखा रहे हैं, चाहे वो गणित है चाहे कोई और विषय है, तो सिखाने के लिए आप भाषा का प्रयोग तो कर ही रहे हैं ना, चाहे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हो चाहे हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भाषा को सीखने का एक मुख्य उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है। चलते फिरते बच्चा किसी कार्डबोर्ड में कुछ पढ़ रहा होता है भाषा में, उससे वो सीख लेता है ना। चलते फिरते वो किसी को बात करते हुए देखता है, वहां से वो सीख लेता है। इस प्रकार से सीखने के अवसर बढ़ जाते हैं। इसीलिए कई सारे जो आपके भाषाविद हैं उन्होंने एक बात बहुत बेहतर कही है कि बच्चों को अल्प आयु में जितनी अधिक भाषाएं सीखने के अवसर मिलेंगे, जितनी अधिक भाषाएं आप बच्चों को सिखाएंगे, उतना ही बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होगी। बच्चा अगर सिर्फ एक ही भाषा सीखता है तो उसके पास सीखने के, किसी विषय को सीखने के सिर्फ बहुत लिमिटेड सोर्सेज रहेंगे। बच्चा दो भाषाएं सीखता है तो उसके सोर्सेज बढ़ जाएंगे। तीन सीखता सीखता है तो और बढ़ जाएंगे। जितनी ज़्यादा भाषाएं बच्चा जानेगा उतने ही उसके सीखने के सोर्सेज बढ़ने लगेंगे। ठीक है। एवरी चाइल्ड हैज़ यूनिक लर्निंग स्टाइल। हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। आप लर्निंग स्टाइल्स आपने पढ़े होते हैं, कुछ विजुअल्स को देख करके सीखते हैं, चार्ट्स वगैरह को देख करके, कुछ सुन के बेहतर सीख लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि ना देख करके ना सुन करके वो करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग उनका रहता है। हालांकि लर्निंग बाय डूइंग सभी के लिए बेहतर होता है ना। तो हर बच्चे का सीखने का अपना अपना तरीका होता है। आपने देखा होगा, आपके ही सहपाठी, कुछ आपके साथी जो होंगे, किसी प्रश्न को याद करने के लिए वो बार बार लिखते होंगे, है ना। कोई ऐसे होते होंगे आपके सहपाठी, वो बुक से पढ़ा उन्होंने, उनको वही याद हो गया। तो ये तरीके होते हैं सीखने के अलग। आगे बढ़ते हैं। इमोशनल वेलबींग एंड मोटिवेशन। बच्चों को अभिप्रेरित करके, बच्चों को मोटिवेट करके भी सिखाया जाता है। ठीक है ना। तो इमोशनल वेलबींग एंड मोटिवेशन प्ले अ बिग रोल इन हाउ इफेक्टिवली चिल्ड्रन लर्न। तो भावनात्मक सुरक्षा और अभिप्रेरणा। ठीक है।
तो आप जानते ही हैं प्रेरणा के बारे में कि मोटिवेशन क्या करता है। व्हाट इज मोटिवेशन? तो हम कहते हैं कि भाई किसी भी काम को इंटेंसिटी के साथ करने के लिए जो चीज़ हमें क्या बोलते हैं एनर्जाइज करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है, वही मोटिवेशन है। जैसे कि अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के दौरान आपको कुछ भी ना तो पैसों का लाभ हो रहा है, ना तो आपको फीस मिल रही है, और ना ही बच्चे सीख पा रहे हैं, तो धीरे 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 क्या होगा कि आप पढ़ाने से आपकी जो है इच्छा है वो खत्म होने लग जाएगी धीरे धीरे। लेकिन वहीं पर जब आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी बेहतर परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो रहा है, तो आपको ये तो मिल गया इंटरनल मोटिवेशन। दूसरा, पढ़ाने के एवज में आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, तो मनी मोटिवेशन है ना, यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपको हमें मिल जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमको अभिप्रेरणा मिलती है, उनको मोटिवेशन मिलता है, तो हमारे जो सीखने के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बात की कि हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं। अब हम बात करेंगे कि वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। बच्चे विद्यालय में जो प्रदर्शन उन्हें करना होता है, उसमें वो फेल क्यों हो जाते हैं? क्या कारण होते हैं कि बच्चों को असफलता प्राप्त होती है ना? आपने ये भी नोटिस किया होगा अपने लाइफ में, हो सकता है आपके साथ ही हुआ हो, कि स्कूल टाइम पे आप बहुत एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे हो, और आज आपके अंदर जब पढ़ने की इच्छा जागी तो आपको लगा कि यार मैं तो अच्छा खासा इंटेलिजेंट हूँ, या इंटेलिजेंट है ना, फील कर रहे होंगे आप कि आपको सब कुछ याद हो रहा है, आपको सब कुछ आ रहा है। जो मैथ्स, जो इंग्लिश आपको क्लास 6, 7, 8 में नहीं आती थी, जिसमें आप कहीं ना कहीं फेल हो जाते थे, आज वो आप बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी बुद्धि में तो कमी नहीं थी, लेकिन विद्यालय प्रक्रिया ऐसी थी कि आप वहां पर असफल हो गए सीखने में। ठीक है, ऐसे क्या कारण होते हैं उनको जानते हैं बिंदुवार। तो पहला कारण है रिजिड टीचिंग मेथड, एक ही तरीके से बार बार पढ़ाना, चाहे बच्चों को आए या ना आए। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कुछ बच्चे ऐसे तरीकों से क्या होते हैं, बहुत बोर हो जाते हैं। व्हेन स्कूल फोकस ऑन ओनली ऑन रोट मेमोराइजेशन, चिल्ड्रन फेल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट। जैसे हम व्याख्यान विधि की जब चर्चा करते हैं, तो व्याख्यान विधि का ड्रॉबैक भी होता है कि जो शिक्षक है वो व्याख्यान करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, बच्चों को बीच में प्रश्न करने की अनुमति नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार बच्चों को कंसेप्ट समझ में आया ही नहीं। कुछ बातें ऐसी आई थी आपके व्याख्यान में, आपके लेक्चर में, जिसको आपने एक्टिविटी के माध्यम से समझाना था, लेकिन नहीं, आपने बोल करके बताया तो बच्चा नहीं सीख पाया है। उदाहरण के लिए, अगर आप गणित के सवालों को मौखिक रूप से व्याख्यान विधि से समझाना शुरू करेंगे, तो शायद अधिकांश बच्चे जो हैं वो गणित को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से विज्ञान के जो नियम हैं, उनको आप सिर्फ बोल करके व्याख्यान के माध्यम से समझाने की प्रयास करेंगे, बच्चे नहीं सीख पाएंगे। रेदर देन गणित और विज्ञान को अगर आप करके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चों को वो अधिक याद रहेगा। तो कठोर शिक्षण विधियां या रिजिड टीचिंग मेथड जो है वो एक बहुत बड़ा कारण होता है बच्चों के फेल होने का, क्योंकि बच्चे सीख ही नहीं पा रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर, कई बार ऐसा होता है कि आप का जो बच्चा है वो अंग्रेजी जानता ही नहीं है, और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, ताकि वो आगे चल करके अच्छा इंग्लिश बोलने लगे, अच्छी इंग्लिश में बातचीत करने लगे, उनको एक थोड़ा सा प्राउड फील हो पाए। इस वजह से वो बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दे रहे हैं, हालांकि कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सीखने के लिए भाषा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अच्छा शिक्षक हिंदी भाषा का भी होता है। आपके कई सारे आपने जब पढ़ा होगा आपके सरकारी विद्यालयों से, तो टीचरों ने आपकी हिंदी में पढ़ाया होगा आपको। इवन ट्यूशंस में जब आप जाते हैं, तो वहाँ पर टीचरों के पास ये बाउंडेशन नहीं होती कि उनको इंग्लिश में बोलना है, तो हिंदी में ही समझा रहे होते हैं। ठीक, तो फिलहाल बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश जानता ही नहीं है और क्लासरूम के अंदर सिर्फ इंग्लिश में ही बातचीत हो रही है, तो वो शायद उन बातचीतों को अच्छे से नहीं समझ पाएगा, और कंसेप्ट उसके कहीं ना कहीं वीक रह जाएंगे। ठीक है, तो इफ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द चाइल्ड होम लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन बिकम वीक, तो समझने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कमजोर रह जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को उसकी भाषा में समझाना जरूरी होता है। ओवर क्राउडेड क्लासरूम, जब क्लासरूम ओवर क्राउडेड होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, तो टीचर के लिए इंडिविजुअल अटेंशन दे पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
टीचर हर बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाएगा। और जब हम हर बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, और टीचर के ध्यान ना देने पर वो लापरवाही करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे बच्चे विद्यालय में फेल होने लगते हैं। ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे आपकी क्लास में कि जो आपके कहने ना कहने से उनको नहीं फर्क पड़ता, वो तब भी पढ़ाई में ध्यान देंगे, वो फेल नहीं होंगे, वो अच्छा करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ओवर क्राउडेड क्लासरूम होने की वजह से या भीड़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा टीचर हर एक बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता, इस वजह से कुछ बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं। देन सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत गरीब परिवारों से होते हैं, उनके पास संसाधनों की बहुत कमी होती है, उनके पास पोषक तत्व नहीं होते हैं, वो सही से खाना नहीं खा पाते, बीमार अधिकतर रहते हैं। तो अधिकतर बीमार रहने की वजह से, संसाधन कम होने की वजह से बच्चों का जो अधिगम है वो कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। बच्चे पिछड़ने लगते हैं, सीखने में उनके बाधा आने लगती है। इसी वजह से आपको पता ही होगा, सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा विभाग है उनके द्वारा बच्चों के मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, ताकि उनकी जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। और साथ ही साथ वर्तमान समय में बच्चों को पोषक तत्व जैसे कि आयरन की गोलियां और मिल्क, है ना, हफ्ते में 2 बार ये दिया जा रहा है। और कई सारे और प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे अंडा और आदि फल वगैरह देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब पोषक तत्व उनको मिलें और वो पढ़ाई पर ध्यान दे सकें और सीख मतलब पढ़ लिख करके देश के अच्छे नागरिक बने। ठीक है। संसाधनों की व्यवस्था भी करवाई जाती है सरकारी विद्यालयों में, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में अधिकांशतः या कहें कि 100% केवल वही बच्चे आते हैं जो बहुत गरीब घरों से होते हैं या फिर जिनके पास संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो ऐसे बच्चों को अधिक से अधिक संसाधन प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बच्चे फेल क्यों होते हैं। तो ये तो बात थी कि फेल जो बच्चे हो रहे थे उनको हेल्प करने के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर बातचीत हो गई, जो कि शायद अभी नहीं होनी चाहिए थी। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी एक कारण है, सामाजिक आर्थिक चुनौतियां भी कारण है कि बच्चे नहीं सीख पाते, फेल हो जाते हैं। देखो, आर्थिक चुनौती तो ये हो गई कि बच्चों के पास संसाधनों की कमी है ना। और कुछ सामाजिक कारण ये होता है कि हमारे समाज में जातिगत, धर्मगत, है ना, या भाषागत कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक भेदभाव है। देखो, विद्यालय के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है, लेकिन सामाजिक भेदभाव होने की वजह से क्या है, बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं। और ऐसे बच्चे जो खुद से डिमोटिवेटेड हैं और वो आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ उनको होती हैं। फिर वही आता है कि टीचर का रोल, कि टीचर कैसे इन चीज़ों से बच्चों को बाहर लेकर के आए। ठीक है। फिलहाल कारण है ये, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाई चिल्ड्रन फेल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्ट्रेस एंड एग्जाम प्रेशर, fear of failure lowers self confidence and reduces curiosity। परीक्षा में जब आप जाते हैं, आज आप चाहे कितने ही बड़े हो गए हैं, लेकिन जब आज आप भी जब परीक्षा के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेस होता है, एक टेंशन होती है ना। और उस टेंशन की वजह से कई सारी चीजें जो कि आपको अच्छे से आती थी वो भी आप एग्जाम में भूल जाते हैं। ठीक है। क्यों भूलते हैं? क्योंकि आपको डर होता है कि या कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरे मार्क्स कम ना आ जाए, इस वजह से। और कई बार तो ये स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि आप बीमार तक पड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो परीक्षा का दबाव और तनाव ये भी एक कारण है जिस वजह से बच्चों में कहीं ना कहीं सीखने में कमी देखने को पाई जाती है। लैक ऑफ रेलेवेंस, इफ स्कूल लर्निंग इज नॉट कनेक्टेड टू चिल्ड्रंस रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। अभी अभी हमने जाना कि बच्चों की जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को जोड़ करके हम पढ़ाते हैं, बच्चे बेहतर सीखते हैं, है ना। तो इससे पहले के सेशन में हमने ये भी जाना था कि बच्चों के वास्तविक जीवन या वास्तविक जीवन से संबंधित अनुभव अगर बच्चों को हम देते हैं तो वो अच्छा बेहतर सीखते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये कमी रह गई कि आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं लेकिन आपने बच्चों के जो वास्तविक जीवन से संबंधित अनुभवों को नहीं जोड़ा उसमें, तो वो कहीं ना कहीं फिर लैग कर जाएगा बच्चों के सीखने में। उदाहरण के लिए जैसे एक बहुत कॉमन उदाहरण मैंने इससे पहले भी आपको दिया है, शायद क्वेश्चनिंग आंसरिंग वाले सेशन में। तो आप बच्चों को
यातायात के संसाधन पढ़ाना चाह रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाना चाह रहे हैं। बच्चा है आपके पहाड़ का, आप उससे कह रहे हैं कि यातायात के संसाधनों में एक संसाधन होता है, जैसे ट्रेन होती है, रेलगाड़ी होती है ना, पानी का बड़ा जहाज होता है। अब बच्चे ने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी, बच्चे ने कभी जहाज नहीं देखा, तो वो कैसे समझ पाएगा? तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ रिलेवेंस हो गया। जो बच्चा का अनुभव है ही नहीं, आपने वो उदाहरण देना शुरू कर दिए। आज के समय में तो बच्चा टेलीविजन में, मोबाइल फोन में सब देख ले रहा है, वो अलग चीज़ है। अगर माना कि किसी बच्चे के घर में टेलीविजन नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, तो कहाँ से अनुभव मिलेगा उसको? तो क्या करना चाहिए हमको? हमें यातायात के संसाधन समझाते समय सबसे पहले बताना चाहिए जो उस बच्चे के आसपास रोज देखता है बच्चा, जैसे टैक्सी या फिर घोड़ा गाड़ी है ना। तो ऐसे उदाहरण जो बच्चे के दैनिक जीवन से संबंधित हों, वो हमको देने चाहिए। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये लैक ऑफ रेलेवेंस हो जाएगा, कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो बच्चे के लाइफ से रिलेटेड है ही नहीं। तो बच्चे के सीखने में भी कहीं ना कहीं प्रभाव उसका पड़ेगा और बच्चा फेल होगा अपनी लर्निंग में। फिर आते हैं हम टीचर एटीट्यूड। टीचर्स एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, टीचर ही नहीं, किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। एक परीक्षार्थी, एक एस्पायरेंट के लिए ज़रूरी है कि उस वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाए कि कोई भी परीक्षा हो इतनी कठिन नहीं है कि मैं उसको क्वालिफाई ना कर पाऊँ, बस मैं मेहनत करूंगा और मैं क्वालिफाई करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति मेहनत करेगा, प्रयास करेगा और क्वालिफाई भी कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर एटीट्यूड ये है कि अरे इतनी कठिन परीक्षा है और लाखों लोग इसमें फॉर्म भर रहे हैं, और इतने होशियार होशियार मेरे दोस्त लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, मेरा तो क्या ही हो पाएगा, मैं तो शायद नहीं कर सकता, और इस वजह से वो मतलब नेगेटिव हो गया, तो ऐसा व्यक्ति पहले ही हार मान चुका है। तो अब वो काम कैसे करेगा? कहते हैं ना कि बैटलफील्ड में जाने से पहले ही जो योद्धा है वो जीत या हार जाते हैं। जो बैटलफील्ड में ये सोच के जा रहे हैं कि मैं तो लड़ूंगा और जीत के आऊंगा, वो निश्चित रूप से जीतेगा। और जो ये सोच के जा रहा है कि इतनी बड़ी सेना से मैं कैसे लड़ूंगा, मेरी हार निश्चित है, वो निश्चित रूप से हारेगा ही हारेगा। अब वो बैटलफील्ड चाहे स्कूल हो, चाहे आपका एग्जाम हॉल हो, चाहे आपका जीवन हो, कुछ भी हो, तो एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। तो टीचर्स का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि कैसा भी बच्चा आ जाए उसको मैं सिखा दूंगा, है ना। किसी भी तरह से बच्चे को मैं कमजोर नहीं होने रहने दूंगा, और किसी बच्चे को बुद्धू आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करके बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग, उसके लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, उनको आगे बढ़ने में मदद की जाएगी। ठीक है। ऐसा एटीट्यूड लेके जाना, यानी टीचर का एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं कुछ भी करके बच्चे को शून्य तो नहीं रहने दूंगा। क्योंकि आप लोग पढ़ते भी है ना, आईक्यू पढ़ा होगा आपने, बुद्धि पढ़ी होगी। बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस कभी जीरो नहीं होती। कोई भी साइकोलॉजिकल जो आपका फैक्टर है वो कभी शून्य नहीं होता, कुछ ना कुछ तो होगा ही। चाहे 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, शून्य नहीं होगा। तो हम कभी किसी को शून्य नहीं समझ सकते। कुछ ना कुछ सीखने की संभावनाएं हर किसी में रहती ही है। ठीक है। फिजिकल एंटिटीज जीरो हो सकती हैं, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो जीरो रहे। तो अभी तक हमने दो विषयों पर बातें की। सबसे पहले हमने बात की हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। दूसरी बातचीत जो हमारी थी वो इस बात पर थी कि बच्चे आखिर फेल क्यों होते हैं। और दोनों ही विषयों को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास किया है हमने। अब हम तीसरे विषय की तरफ चलते हैं, हाउ टू हेल्प चिल्ड्रन सक्सीड। जो बच्चे फेल हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे, परफॉर्मेंस और बेटर करना चाहिए था, तो ऐसे बच्चों को सफल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? अब ये जो बिंदु है ये इसी पर है। पहला पॉइंट है आपका इसमें, यूज चिल्ड्रन सेंटर्ड मेथड। बाल केंद्रित विधियों का प्रयोग करें। हम सब जानते हैं कि बच्चों को अगर हम उनके नेचर के अकॉर्डिंग सिखाना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से बच्चे सीखते हैं। ठीक है। टीच इन अ लैंग्वेज फैमिलियर टू चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की मातृभाषा में उनको सिखाना। बच्चे जो आम बोलचाल की भाषा प्रयोग करते हैं अपने साथियों के साथ, उसी भाषा में बच्चों से बातचीत करना। ठीक है। क्रिएट अ सपोर्टिव क्लासरूम विद एनकरेजमेंट, प्रेज एंड इमोशनल सेफ्टी। बच्चों के साथ सहयोगी और प्रेरणादायक होना, यानी बच्चों को मोटिवेट करते रहना बार बार। बच्चों की समस्याओं को समझना, उनसे बातचीत करना और उन समस्याओं के समाधान के लिए बच्चों के साथ
लगना। ठीक है। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो बच्चा हमारे साथ जुड़ता है भावनात्मक रूप से, और वो सीखने का प्रयास भी करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कुछ टीचर ऐसे रहे होंगे जिनसे किसी प्रकार के कोई डाउट शेयर करने में, कोई प्रश्न करने में आपको हेजिटेशन नहीं होता होगा। आपके मन में कोई प्रश्न आया तो आपने तुरंत किया, और टीचर भी इतने अच्छे कि वो आपके हर प्रश्न का, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन आपको देते। कुछ टीचर ऐसे आपके जीवन में रहे होंगे जिनसे आपने कभी एक दो बार कुछ डाउट शेयर किया, कोई प्रश्न किया, उन्होंने आपको डांट दिया या फिर आपको इंसल्ट कर दिया, तो अब फिर उसके बाद दोबारा आप उन टीचर्स के पास नहीं गए। तो टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो बच्चों के साथ इमोशनली अटैच्ड रहे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लिंक करिकुलम टू रियल लाइफ एग्जांपल्स। वही बातें लौट लौट करके आ रही हैं। जो फेल होने के कारण थे उन कारणों को दूर किया जा रहा है। फेल होने का एक कारण था कि बच्चों से इररिलेवेंट तरीके से एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं रियल लाइफ से हट करके, और समाधान है कि हम रियल लाइफ एग्जांपल्स दें। फेल होने का एक कारण था कि बच्चों से उनके फैमिलियर लैंग्वेज में बातचीत नहीं की जा रही है, इस वजह से बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं और वो फेल हो जा रहे हैं। उसका समाधान क्या था कि बच्चों से फैमिलियर लैंग्वेज में, यानी कि उनकी आम बोलचाल की भाषा में बातचीत की जाए तो बच्चे सफल होने लग जा रहे हैं। ठीक है। तो जो असफल होने के पीछे के कारण थे, उन कारणों को ही दूर करने के बाद बच्चा सीखने लगेगा और सफल होने लगेगा। ठीक है। रिड्यूस ओवर एम्फेसिस ऑन मार्क्स, फोकस ऑन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिविटी। बच्चों के मार्क्स पर ज्यादा फोकस करने से बेटर है कि बच्चों में कौशल, उनकी समझ और रचनात्मकता पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्योंकि मार्क्स तो रट करके भी आ सकते हैं, लेकिन व्यवहारिकता जो है वो रट करके कभी नहीं आएगी। प्रोवाइड रेमेडियल सपोर्ट फॉर स्ट्रगलिंग लर्नर्स इंस्टेड ऑफ लेबलिंग देम। ठीक है। बच्चों को कमजोर कहना, बच्चों को बुद्धू कहना से बेटर यह है कि उन बच्चों के बुद्धू होने के या कमजोर रह जाने के पीछे के कारण क्या हैं, उन कारणों को हम जानें, और उन कारणों को दूर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हम किस प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का या फिर टीचिंग स्ट्रेटजीज का यूज करेंगे, उस पर विचार करके रेमेडियल टीचिंग का सहारा लिया जा सके, उपचारात्मक शिक्षा की जा सके। ठीक है ना। देन लास्ट इज एनकरेज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड कम्युनिटी सपोर्ट इन एजुकेशन। शिक्षा में अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि आप खुद भी सोच सकते हैं कि बच्चा टीचर से ज्यादा या स्कूल से ज्यादा अपने घर पर रहता है। बच्चे पर टीचर से अधिक उसके पेरेंट्स का प्रभाव होता है। अगर पेरेंट्स अवेयर हैं तो बच्चा हमेशा अच्छा निकलेगा, चाहे टीचर अच्छा मिले या ना मिले उसे जीवन में। ठीक है। टीचर अच्छा मिलना जरूरी है। मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स का अवेयर होना टीचर के रोल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। अगर पेरेंट्स अवेयर हैं तो टीचर वो चेंज कर देंगे, स्कूल चेंज कर देंगे, लेकिन पेरेंट्स अवेयर ही नहीं है तो फिर बच्चे पर वो ध्यान कभी नहीं दे पाएंगे। तो यही कारण है कि बार बार जब भी कोई शिक्षा नीति आती है या कोई किसी प्रकार की कोई सिफारिशें आती हैं, तो उसमें एक ये बिंदु जरूर जोड़ा जाता है कि शिक्षा में उन्नति करने के लिए अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसी वजह से आपको पता होगा कि एसएमसीज का गठन किया गया है हर स्तर पर, है ना। क्या होती है एसएमसी, बताइए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो किसी एक बच्चे का पेरेंट होता है, यानी कि किसी बच्चे के माता या पिता में से एक जना होगा, अभिभावक होंगे, है ना। और इस कमेटी के सारे ही मेंबर जो होते हैं वो बच्चों के पेरेंट्स ही होते हैं जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। तो इसीलिए बनाया जा रहा था कि ये जो कमेटी के सदस्य हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो नियमित रूप पर मीटिंग करें और बच्चों की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं इस पर विचार करें, और भावनात्मक रूप से भी वो विद्यालय से जुड़ सके। ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे, कुछ जिससे कि हम बच्चों के विद्यालय में असफल होने की जो टेंडेंसी है उसको दूर करके बच्चों को सफल होने में सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों ही बिंदु पर हमने अब बातचीत कर ली है। पहला था आपका हाउ चिल्ड्रन लर्न, थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। दूसरा बिंदु था कि हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल, है ना, कि बच्चे असफल क्यों और कैसे होते हैं। तीसरा बिंदु था कि बच्चों को सफल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है।
अब आएंगे हम प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन, बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं जब दे मेमोराइज फैक्ट ओनली, जब वे रटते हैं, बिल्कुल नहीं। लर्निंग इज लिंक्ड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, जब अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए, ये इसका एक सही उत्तर होता है। ठीक है, अभी अभी हमने जाना था इसको, और अभी क्या जाना था ये तो आपको पता ही होता है ना। दे आर पनिश्ड फॉर मिस्टेक, जब उनको गलतियों के लिए दंड मिले तब। या फिर टीचर गिव्स लॉन्ग लेक्चर्स, यानी कि शिक्षक लंबे व्याख्यान देते हैं तब। तो एक ही इसका सही उत्तर है यहाँ पर कि व्हेन लर्निंग इज लिंक्ड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, प्रश्न बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है ये, तो आप अगर इस विषय को नहीं भी पढ़ेंगे तब भी इनके उत्तर दे देंगे। लेकिन आपने अगर ये चर्चा का हिस्सा बने, आपने कुछ बिंदुओं को समझा, तो निश्चित तौर पर प्रश्नों के उत्तर में आपको ज़्यादा डाउट्स नहीं होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन मूव फ्रॉम, पियाजे के अनुसार बच्चे इस चरण में से गुजरते हैं। किस चरण से? नीचे लिखे हैं चरण। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बाद कॉन्क्रीट थिंकिंग, मतलब पहले बच्चे अमूर्त रूप से सोचते हैं, फिर जाके मूर्त रूप से सोचने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट तो होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं होता। तो पहला ऑप्शन तो हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये एक सही इसका ऑप्शन है, ये प्रक्रिया होती है बिल्कुल। लैंग्वेज टू प्ले, भाषा खेल, ये कोई ऐसा जीन पियाजे के अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं दिया है जीन पियाजे ने। मेमोराइजेशन टू अंडरस्टैंडिंग, ये भी जीन पियाजे ने नहीं दिया है। तो जीन पियाजे ने सिर्फ जो दिया है वो ऑप्शन ए और बी थे, जिनमें से बी वाला जो है जीन पियाजे की जो प्रक्रिया है सीखने की, उसमें करेक्ट है कि पहले मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, फिर आपकी फॉर्मल यानी कि औपचारिक अवस्था आती है। इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फैक्टर ऑफन कॉजेज चिल्ड्रन टू फेल इन स्कूल, इनमें से कौन सा एक कारण है जो बच्चों के फेल होने का मुख्य कारण हो सकता है? तो बताइएगा, आपके सामने चार ऑप्शन हैं, इन चार में से सही उत्तर बताइए। पहला कारण है रिजिड टीचिंग एंड टीचिंग मेथड्स, कठोर शिक्षण पद्धतियां, बिल्कुल ये कारण होता है जिसकी वजह से बच्चों का पढ़ने से मन हट जाता है और वो फेल होने लगते हैं। प्ले बेस्ड लर्निंग, ये तो अच्छा मेथड है लर्निंग का, ये फेल होने का कारण नहीं है। क्यूरोसिटी एंड क्रिएटिविटी, ये भी फेल होने का कोई कारण नहीं है बच्चों का। इमोशनल सपोर्ट, ये तो बच्चों के सीखने में उनको सहायता करता है, ये भी फेल होने का कारण तो नहीं है। तो इस तरह से फेल होने का केवल एक कारण यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लैंग्वेज बैरियर्स अफेक्ट्स चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस बिकॉज, भाषा की समस्या बच्चों की सफलता को प्रभावित करती है। क्यों करती है भाई प्रभावित? ये तो हमने जाना ना कि जो लैंग्वेज बैरियर है वो किस तरीके से बच्चों की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, नेगेटिवली करता है, और क्यों करता है इस पर चर्चा भी हुई थी। तो आप बताइए आंसर क्या होगा इनमें से। पहला ऑप्शन आपके लिए है दे कैन नॉट कंसंट्रेट, वे ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि जो भाषा में बात की जा रही है उन बच्चों को भाषा आती ही नहीं समझ में। जैसे कि आपके सामने अगर चाइनीज लैंग्वेज में कोई बात करना शुरू कर दे और आपको चाइनीज आती ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी भाषा तो समझ सकते हैं नहीं, तो आप वहां से हट ही जाएंगे। आपका जो ब्रेन है या फिर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो किसी और तरफ चला जाएगा। आप उस दीवार में लगी हुई कोई तस्वीर को देख करके उसके बारे में सोच रहे होंगे, तो ये चीजें चलेंगी आपकी। ठीक है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, वे निर्देश ठीक से नहीं समझ पाएंगे, ये भी इसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, दे फॉरगेट देयर होम लैंग्वेज, नहीं भाई, अगर कोई बच्चों से अन्य भाषा में बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी भाषा भूल जाएंगे, नहीं भूल सकते, भाषा तो याद रहेगी उनको ना। दे डिसलाइक स्कूल फूड्स, खाने का भाषा से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही ठीक हैं इसके लिए, लेकिन आपको बताना है कि इन दोनों में से बेटर कौन सा होगा। कि भाषा को टारगेट करते हुए जो ऑप्शन है वो लग रहा है क्या, कि वे निर्देश ठीक से नहीं समझ पाते, दे कैन नॉट
अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, अलग अलग लैंग्वेज में होने की वजह से, ठीक है। और ऑप्शन ए भी इसका एक सही उत्तर है। तो आपको बताना है इनमें से क्या उत्तर सही होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट आप उत्तर लिख के दीजिए। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो निश्चित रूप से वो डाउट डेवलप तो करेंगे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा कि वे निर्देश को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। विच वन इज पॉजिटिव वे ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सीखने का सकारात्मक तरीका है। पनिशमेंट तो नहीं है, रोड लर्निंग भी नहीं है, प्ले बेस्ड मेथड ये एक सकारात्मक तरीका है सीखने का, फियर ऑफ एग्जाम भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था जिसमें डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ओवर क्राउडेड क्लासरूम मेनली लीड्स टू, भीड़ भरी कक्षाओं के कारण मुख्य रूप से क्या होता है, और टीचर अटेंशन नहीं दे पाता बच्चे पर, यही तो होता है ना। मोर अटेंशन टू ईच चिल्ड्रन, क्या ऐसा होता है क्या। उतनी भीड़ में बच्चे पर अटेंशन नहीं हो पाएगी। लैक ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन ये इसका सही उत्तर है। इजी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि भीड़ भरी कक्षाएं सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं। और ऑप्शन नंबर ए सी और डी ये तो सीखने में हेल्प कर रहे हैं, तो वैसे ही गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लैक ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस अ चाइल्ड्स मोटिवेशन टू लर्न, निम्नलिखित में से क्या ऐसा है जो कि बच्चों के सीखने की प्रेरणा को कम करता है। तो क्या कम करता है, एनकरेजमेंट फ्रॉम टीचर्स ये तो बढ़ाता है ना, ये तो आंसर ही आ गया नीचे देखिए आपका। रियल लाइफ कनेक्शन इन लर्निंग, प्ले एंड इंटरेक्शन नहीं, स्ट्रेस एंड एग्जाम। तो ये चौथा वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो पहले ही आ गया आंसर आपका, देखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टीचर ओनली फोकसेस ऑन रोट लर्निंग व्हाट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में इट हैव ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग, अगर टीचर केवल रटने पर ध्यान देता है तो बच्चे उस समय तो याद करके रट करके अच्छे मार्क्स या अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों को रटने की याद पड़ जाएगी, वो सोच नहीं पाएंगे, कुछ विचार नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोग खुद ही देखिए कि अगर हर बात के लिए आप अगर अपने बड़ों से राय लेते रहते हैं तो कल की डेट में समस्याएं आएंगी तो आपकी अपनी तो राय बन ही नहीं पाएगी ना। तो इसलिए खुद से चिंतन करना, समस्याओं का खुद से समाधान करना भी जरूरी होता है। तो दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा बोल रहा है वो, तो दे विल बिकम बेटर एट मेमोराइजेशन बट पुअर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल समस्या समाधान वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। दे विल डेवलप स्ट्रॉन्ग एक्टिव क्रिएटिविटी, ये समझ गए होंगे ना आप इसका ऑप्शन, कि भाई बच्चा सिर्फ रट रहा है तो उसकी अपनी समझ तो बन ही नहीं पाएगी, और अपनी समझ नहीं बन पाएगी तो समस्या का समाधान वो कभी नहीं कर सकता। दे विल डेवलप स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी, उसमें मजबूत रचनात्मकता विकास नहीं होगी बिल्कुल। दे विल लर्न थ्रू प्ले एंड एक्सप्लोरेशन, वे खेल और खोज के माध्यम से सीखेंगे, नहीं सीखेंगे क्योंकि वो तो रट रहे हैं ना। दे विल बिल्ड हायर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब वो रट के जा रहे हैं समस्या समाधान नहीं कर सकते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों होगा मैंने बता दिया आप लोग को। विच क्लासरूम सिचुएशन बेस्ट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, कौन सा कक्षा परिदृश्य आलोचनात्मक सोच को सबसे अधिक बढ़ावा देता है, बताइए। तो विच क्लासरूम सिचुएशन बेस्ट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, 2 दिन पहले ही हमने सेशन में डिस्कस किया है इसको, जब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग की, है ना, किस तरीके के प्रश्न पूछने चाहिए। तो वहां पर एक क्रिटिकल थिंक पर बेस्ड क्वेश्चन भी आया था आपका। तो क्या होता है उसमें, आपको बच्चों को बहुत ज्यादा जहाँ पर सोचना पड़े, उनकी रचनात्मकता निखर करके आए, वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं। तो ऐसा क्या करें हम कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक चिंतन बढ़े। टीचर गिव रेडीमेड आंसर, तो नहीं बढ़ेगी ना, जब आंसर रेडीमेड है तो रटेगा बच्चा। चिल्ड्रन आर एनकरेज टू आस्क वाई एंड हाउ, जो हमने डिस्कस किया था सेशन क्रिटिकल थिंकिंग पर, आया था ना वहाँ पर क्यों और कैसे जैसे प्रश्न वहाँ पूछे आते हैं करके, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस बताया था आपको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट कॉपी नोट्स फ्रॉम द बोर्ड, ये भी नहीं होगा। टीचर फोकस ऑनली द फाइनल एग्जाम, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जिन्होंने ये सेशन किया था इससे पहले वाला जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, वो बहुत डिटेल में था। वहाँ पर बहुत सही तरीके से ये सारी चीज़ें समझाई गई थी, है ना। तो जो उस सेशन को करके आए हैं तो उनको तो ऑप्शंस ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वाई एंड हाउ देखते ही उनका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखा है वही जा करके उसको देखिए। आपके यूटेट में ही नहीं, आपके आने वाले जो एलटी लेक्चरर या कोई भी टीचिंग प्रोफेशन संबंधित एग्जाम से वहाँ पर आपको वो हेल्प करेगा। और या फिर आप जब टीचिंग करेंगे, टीचिंग के दौरान आप बच्चों के साथ बेहतर तालमेल बना पाए, उसमें तो वो और अच्छा आपके लिए हेल्पफुल होगा ही। A child shows great curiosity but performs poorly in exam. What does दिस इंडिकेट? बच्चा अधिक जिज्ञासा दिखाता है, मतलब क्यूरियोसिटी तो बहुत है उसके अंदर, प्रश्न पूछ रहा है, कैसे पता लगेगा कि ये जिज्ञासा दिखा रहा है? बच्चा आपसे बहुत सारे प्रश्न करेगा, लेकिन एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, बताना है आपको। तो यह क्या दर्शाता है कि एग्जाम में नॉट मेजर ट्रू लर्निंग, कि परीक्षाएं वास्तविक सीख को नहीं माप पाती हैं। चाइल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्यों नहीं है? जब वो उतने प्रश्न कर रहा है, उसके मन में, किसी बच्चे के जहन में प्रश्न ही तब आते हैं जब वो विचार करता है, सोचता है। और कोई बच्चा जब सोच रहा है, इसका मतलब बुद्धि उसकी अच्छी है। क्यूरोसिटी हैज नो लिंक टू लर्निंग। क्यूरोसिटी का डायरेक्ट लिंक है लर्निंग के साथ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। अगर बच्चा सीखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता, तो वो अपनी जिज्ञासा प्रकट करता ही नहीं। तो इसका एक ही उत्तर बनता है कि जो आपने एग्जाम लिया उसमें आपने ऐसे प्रश्न पूछे जिन प्रश्नों को उस बच्चे ने ना तो किताब में पढ़ा था और ना ही उनके बारे में कोई ऐसे वो विचार कर पाया। और दूसरी बात, प्रश्नों के जो उत्तर बच्चे ने लिखे वो अपनी समझ पर आधारित लिखे, और आपने उसको मार्क्स दिए जो कि आप चाहते थे कि बच्चा उत्तर लिखे। होता है ना, जब भी कोई इंटरव्यूअर कोई प्रश्न पूछता है तो उसके पास उस प्रश्न का उत्तर भी होता है। उस इंटरव्यूअर के पास कोई टीचर कोई प्रश्न पूछता है तो टीचर ने पहले से ही उत्तर डिसाइड किया होता है, इसका ये उत्तर आना चाहिए। इस वजह से हम बच्चों के साथ मार्क्स के रिगार्डिंग जस्टिस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात की जाती है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सेशन कंप्लीट किया। और आप सभी से आग्रह है कि अगर आपको हमारे सेशन अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि इन सेशन से टीचिंग संबंधित किसी भी परीक्षा में आपको हेल्प मिलती है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।